देखो स्टार्ट करूं, शीट के अंदर में देखो पहला क्वेश्चन पढ़ो तो। इसमें से मेजॉरिटी क्वेश्चन किया हुआ ही आप लोग, हाँ 2-3 क्वेश्चन बचा हुआ है वो कर देंगे। पहला पढ़ो देखो फटाफट, ये किया हुआ है, टिक मार दो इसको। दूसरा पढ़ो। अच्छा ये पहला दूसरा किसका क्वेश्चन, टोटल प्रोबेबिलिटी की रैंडम, टोटल का है ना, वेरी गुड। फिर बेस थ्योरम जहां लिखा हुआ है वहां पहला क्वेश्चन पढ़ो, ये किया हुआ नहीं होगा, हाँ इसको पढ़ो अच्छे से और सोचो कि बेस थ्योरम की टोटल प्रोबेबिलिटी पढ़ो पढ़ो पढ़ो। ये बेस नहीं है, यही खास बात है, टोटल है कुछ काम हुआ ही नहीं है इसमें, ठीक है। लिखो फटाफट कॉपी में, W इज इक्वल टू 1 rupee coin is drawn, 1 rupee coin is drawn, R1 is equal to it came from compartment 1, R1 is equal to it came from compartment 1, R2 is equal to it came from compartment 2, R2 is equal to it came from compartment 2। मेरे तरफ देखो एक बार, W का मतलब फिर से बताओ क्या है, 1 rupee coin was drawn, R1 मतलब कंपार्टमेंट 1 से आया, R2 मतलब कंपार्टमेंट 2 से आया। W by R1 का मतलब क्या होगा, W by R1 में क्या हो चुका है, R1 हो चुका है और W होने वाला है, तो इसको ऐसा बोलो कि R1 हो चुका मतलब क्या हो गया, कंपार्टमेंट 1 से आया होगा, एंड W मतलब 1 का सिक्का आना चाहिए, मतलब कंपार्टमेंट 1 से 1 का सिक्का, यही सही बात है। लिखो पहले लिखो P R1 इज इक्वल टू PR2 इज इक्वल टू हाफ, ये बात समझ में आता है कि नहीं आता, कुछ बोला नहीं है तो हाफ हाफ लेंगे। फिर नीचे लिखो P W by R1 इज इक्वल टू, अब जरा पेपर देखो और पढ़ के बताओ क्या होगा, 2/5 होना चाहिए क्या, कंपार्टमेंट 1 में टोटल 5 सिक्का है जिसमें से 2 1 का सिक्का है, ठीक है। लिखो PW by R1 इज इक्वल टू 2/5 एंड सिमिलरली PW by R2 3/5। और अपन चाहते क्या है, कहां से आई, कहीं से भी नहीं है, अरे टोटल प्रोबेबिलिटी है, बेकार रहा था मैं आप लोग, टोटल प्रोबेबिलिटी है ना। लिखो PW इज इक्वल टू PR1 इंटू PW by R1 प्लस PR2 इंटू PW by R2, वैल्यू बिठा दो, हाफ इंटू 2/5 प्लस हाफ इंटू 3/5, कैलकुलेशन घर पे कर लेना, 5/हाफ, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो और 2 को अच्छे से पढ़ना, टोटल की बेस, ये भी टोटल है यदि इसको कोई बेस बोलना चाहता है तो हमको खाली ये बताए कि काम क्या हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, सब काम बाकी है, ठीक है। लिखो W इज इक्वल टू सेकेंड ड्रॉन बॉल इज व्हाइट, W इज इक्वल टू सेकेंड ड्रॉन बॉल इज व्हाइट, ठीक है। जरा मेरे तरफ देखो, R1 R2 क्या हो सकता है यहां पे, एक बार मैं पहले बैग बना लेता हूं, हाँ मुझे कॉम्पोजिशन बताओ तो बैग सबका क्या क्या है, पहले वाले में 4 व्हाइट और 5 ब्लैक, वेरी गुड। दूसरे वाले में 7 ब्लैक, ओके। देखो हो क्या रहा है, आप ना पहले एक बॉल यहां से यहां ट्रांसफर करोगे एंड फिर एक बॉल निकालोगे, ये वाला अपन चाहते हैं कि व्हाइट निकले, लेकिन यहां से यहां जाते समय सिंस यहां व्हाइट भी और ब्लैक भी है तो व्हाइट भी जा सकता है और ब्लैक भी जा सकता है, तो ये हो जाएगा हमारा रास्ता, ठीक है। तो W का मतलब हुआ कि सेकेंड बॉल इज व्हाइट एंड R1 का मतलब होगा कि ट्रांसफर्ड बॉल वाज ब्लैक एंड R2 का मतलब है ट्रांसफर्ड बॉल वाज व्हाइट। समझ में आ रहा है, लिखिए। नहीं अरे वही तो एक बॉल तो ट्रांसफर हुआ है लेकिन उसका कलर नहीं मालूम है ना, समझे। उसके आगे पढ़, व्हाइट, पता नहीं है हमको, सब प्रोबेबिलिटी पूछा हुआ है,
ठीक है, लिखो W मतलब सेकेंड ड्रॉन बॉल इज व्हाइट, R1 मतलब लिखना ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक, ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक, एंड R2 मतलब ट्रांसफर्ड बॉल इज व्हाइट, R2 मतलब ट्रांसफर्ड बॉल इज व्हाइट। समझ में आया आप लोग को? अब ना धीरे धीरे काम करेंगे, नीचे लिखो PW/R1 इज इक्वल टू PW/R1 इज इक्वल टू, थोड़ा सोचो, अच्छा एक सेकंड रुक जाओ, काटो एक बार, पहले PR1 भी लिखना पड़ेगा, इक्वल नहीं होगा इसमें। देखो PR1 इज इक्वल टू, एक बार मेरी तरफ देखो, पहले R1 का डेफिनेशन क्या लिखा है, ब्लैक बॉल ट्रांसफर होगा, यहाँ ब्लैक बॉल कितना है 5, सॉरी 4, हाँ नहीं 5 ही है, और टोटल बॉल 9, लिखो PR1 इज इक्वल टू 5/9 एंड PR2 इज इक्वल टू कितना होगा 4/9, वेरी गुड। फिर नीचे लिखो PW/R1, अब एक बार बोर्ड पर देख लो, R1 मतलब ब्लैक बॉल वहां गया, ब्लैक बॉल वहां जाने के बाद में अब वहां का सिचुएशन सोचो, 6 व्हाइट है और 8 ब्लैक है, तो टोटल बॉल कितना है 14, और टोटल व्हाइट बॉल कितना है 6, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 6/14, लिखो PW/R1 इज इक्वल टू 6/14 एंड सिमिलरली PW/R2 क्या होगा 7/14, वेरी गुड, PW/R2 इज इक्वल टू 7/14। नेक्स्ट लिखो PW इज इक्वल टू इसमें लिखना PR1 इंटू PW/R1 प्लस PR2 इंटू PW/R2 प्लस PR2 इंटू PW/R2, वैल्यू बिठा देना, घर पे करना है इसको। नेक्स्ट ना एक काम करो, एनसीईआरटी खोलो एक बार, मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 16, पेज नंबर 584, पेज नंबर 584, क्वेश्चन नंबर 16। पढ़ो अच्छे से। पहले बैग का कॉम्पोजिशन बताओ तो क्या है यहाँ पे, 3 रेड और 4 ब्लैक। सेकेंड बैग का 4 रेड 5 ब्लैक। क्वेश्चन आराम से पढ़ो। ये बेस थ्योरम, कंपैरिजन दिमाग में समझ में आया। जब सेकेंड बॉल निकलना ही बाकी है, मतलब उसका कलर डिसाइडेड नहीं है, तब तक तो चक्कर है। लेकिन अगर सेकेंड बॉल का कलर डिसाइडेड हो गया, तब बेस थ्योरम इस बात पे बन जाएगा कि ट्रांसफर्ड बॉल रेड था, ये ट्रांसफर्ड बॉल ब्लैक था। लिखो W इज इक्वल टू क्या बोलोगे, सेकेंड ड्रॉन बॉल इज रेड, सेकेंड ड्रॉन बॉल इज रेड। नीचे लिखो R1 मतलब ट्रांसफर्ड बॉल was red, ट्रांसफर्ड बॉल was red। R2 मतलब ट्रांसफर्ड बॉल was black, ट्रांसफर्ड बॉल was black, फुल स्टॉप। नीचे लिखो PW इज इक्वल टू, या PW नहीं, रुक जाओ, पहले R1 बोलो। PR1 कितना होगा 3/7, PR2 4/7, PW/R1 रुक जा 4/9 कैसे होगा 5/10। लिखो PW/R1 5/10 एंड PW/R2 4/10। बॉल तो 10 हो जाएगा बस। अब घर पे कर लोगे इसको। ऊपर कौन सा जाएगा, रेड वाला, R1 वाला। लिखो P R1/W, P R1/W इज इक्वल टू PR1 इंटू PW/R1 बाय PR1 इंटू PW/R1 प्लस PR2 इंटू PW/R2। वैल्यू घर पे बिठा लेना। नेक्स्ट आ जाऊं क्वेश्चन नंबर 4 पे, अच्छा 4 नहीं 3 पे। और 3 को स्टार मार्क करो, 3 थोड़ा ज्यादा ही अजीब सा क्वेश्चन है।
अच्छा ब्लैक लिखा था, मैंने क्वेश्चन नहीं देखा। ठीक है, R2 कर लो ऊपर, लेफ्ट में कर लो P R2 बाई W और ऊपर R2 W बाई R2, ये सब ठीक है। फाइनल जो फॉर्मूला का एक्सप्रेशन लिखे हो ना उसको P R2 बाई W कर लो, कि सेकंड रास्ते से पूछा हुआ है, वैल्यू बिठा लेना घर पे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ शीट के क्वेश्चन नंबर 3 पे। वो पढ़ना आराम से, बोर्ड पर देखो, थोड़ा टाइम लगेगा समझने में। सबसे पहले ट्रांसफर कितना बॉल हो रहा है ये सोचो, 2 बॉल हो रहा है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है। हल्का नाटक करेंगे तो 3 पॉसिबिलिटी, डिटेल में नाटक करेंगे तो 4 पॉसिबिलिटी। क्या क्या है देखो, पहला हो सकता है कि 2 ब्लैक निकल जाए या 2 व्हाइट निकल जाए, इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करेगा क्योंकि ब्लैक ब्लैक ही हो रहा है, व्हाइट व्हाइट ही हो रहा है, और एक ब्लैक एंड एक व्हाइट। अब इसमें क्या है कि ब्लैक व्हाइट व्हाइट ब्लैक दोनों हो सकता है, लेकिन सिंस हम लोग सोल्यूशन को कॉम्बिनेशन से लिखेंगे तो 2 केस का जरूरत हम लोग को नहीं पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद कितना बॉल निकलना है वो सोचो, 2 निकलना, कैसा निकलना है, 1 व्हाइट एंड 1 ब्लैक। ठीक है, इसमें भी ऑर्डर नहीं मैटर कर रहा। अब ध्यान से धीरे धीरे सोचना कि किसका डेफिनेशन क्या होना चाहिए। W का मतलब क्या होना चाहिए यहां पे, सेकेंड ड्रॉन बॉल्स आर 1 व्हाइट एंड 1 ब्लैक, मतलब व्हाइट ब्लैक नहीं बोल रहा हूं, 1 व्हाइट 1 ब्लैक बोल रहा हूं। R1 मतलब ट्रांसफर्ड बॉल्स आर, सिर्फ व्हाइट बोल के छोड़ दो या 2 व्हाइट बोल के छोड़ दो। ठीक है, R2 मतलब सपोज करो, सर को इस ऑर्डर में लिखते हैं, थोड़ा सिमेट्रिकल लगेगा, 2 ब्लैक, फिर R2 मतलब ट्रांसफर्ड बॉल्स आर 2 व्हाइट, एंड R3 मतलब ट्रांसफर्ड बॉल्स आर 1 व्हाइट एंड 1 ब्लैक। ये यहां तक समझ में आ रहा है। अब ना इसको ध्यान से तोड़ेंगे, सोचना धीरे धीरे। पहले ये सोचो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 कितना होगा, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ R2 कितना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ R3 कितना होगा। एक सेकेंड, R1 R2 R3 तीनों के टाइम पे इस बैग में से कितना बॉल निकलना चाहिए, 2 निकलना चाहिए। टोटल बॉल कितना है, 8। तो तीनों के डिनोमिनेटर में तो देखो 8C2 ही होना चाहिए, 8C2 8C2 8C2। समझ में आया। न्यूमरेटर में फर्स्ट केस के हिसाब से 2 ब्लैक के लिए अपन 3C2 कर देंगे, इसको 3C2 होगा ना, ब्लैक है, हाँ 3C2, यहाँ पे 5C2, यहाँ पे 3C1 इंटू 5C1। बात समझ में आया। फर्स्ट वाले के लिए अगर आप नॉर्मली भी करते तो भी आंसर आता 3/8 इंटू 2/7, ऐसे भी आता। इसको भी सॉल्व करके वही आएगा 3 इंटू 2/8 इंटू 7। सेकेंड वाले के लिए 5 इंटू 4/8 इंटू 7 यहाँ पे निकल के आएगा सॉल्व करने पे, और यहाँ से भी वही आता 5/8 इंटू 4/7। झमेला होता है इस वाले में। इसमें आपको फाइनली सॉल्व करके मिलेगा 3 इंटू 5/8 इंटू 7 इंटू 2 आएगा एक, जो इसका नीचे का 2 है वो कटेगा नहीं। और इसको अगर नॉर्मली करते तो आपको ऐसा करना होता 3/8 इंटू 5/7 प्लस 5/8 इंटू 3/7। अब आप पूछो सर ये कैसे हुआ, ये ऐसे हुआ कि ब्लैक निकाल के व्हाइट निकाला प्लस व्हाइट निकाल के ब्लैक निकाला, लेकिन कॉम्बिनेशन अगर लगा लेते तो 2 को डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है। क्लियर, ये चीज यहां तक समझ में आया है। ये यहां तक सिर्फ अभी आपका R1 R2 R3 हुआ है। अब जरा सोचो कि P ऑफ W अपॉन R1 क्या होगा। पहले वर्बल डिस्क्रिप्शन सोचो। वर्बल डिस्क्रिप्शन है कि सेकेंड ड्रॉ में 1 व्हाइट 1 ब्लैक निकलेगा, गिवन दैट ट्रांसफर होते समय 2 ब्लैक ट्रांसफर हुआ है। बात आया समझ। 2 के ब्लैक ट्रांसफर होने के बाद में कंपोजिशन का क्या हालत होगा, 8 2 10 बॉल हो जाएगा। 10 में से निकालना कितना है, 2। तो पहले तो नीचे क्या ले लेंगे 10C2। अब ऊपर का सोचो, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 3 का 3 ही रहेगा, 7C1 इंटू 3C1। लॉजिक समझ में आया।
फिर नेक्स्ट P W/R2 बताओ, नीचे तो वही रहेगा 10C2, ऊपर का सोच के बताओ 5C1 इंटू 5C2 और सॉरी 5C1, दोनों 5 हो गया और एक एक बॉल अपने को चाहिए, सही है। और आखिरी P ऑफ W/R3 सोचो, पहले नीचे 10C2 4C1 इंटू 6C1, लॉजिक समझ में आया। इसको जरा और यहीं पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो सब में 2 है बचा हुआ, तो 2 ऊपर आएगा इंटू 7 इंटू 3/10 इंटू 9, ये वाले में भी 2 ऊपर जाएगा, 2 इंटू 5 इंटू 5/10 इंटू 9, दिस इज इक्वल टू 4 इंटू 6/10 इंटू 9 इंटू 2। आया समझ? अच्छे से ना क्वेश्चन पढ़ लो, सोल्यूशन को देख लो, कोई भी पार्ट अगर डाउट में तो पूछो। ये मतलब कॉम्बिनेशन का ना तो बेस्ट क्वेश्चन है ये, कि जहां आपको कॉम्बिनेशन का यूज बहुत अच्छे समझ में आएगा। लिखो फटाफट, W इक्वल टू लिखना बॉल्स ड्रॉन इन सेकेंड ड्रॉ, बॉल ड्रॉन या बॉल्स ड्रॉन इन सेकेंड ड्रॉ आर 1 white and 1 black, 1 white and 1 black. R1 is equal to transferred balls are both black, transferred balls are both black. R2 is equal to transferred balls are both white. R3 is equal to transferred balls are 1 black and 1 white, transferred balls are 1 black and 1 white. नीचे लिखो now PR1 इज इक्वल टू, जरा बोर्ड पर देखो एक बार, क्या करोगे, कॉम्बिनेशन से लिखोगे कि ये सब लिखोगे? कॉम्बिनेशन बेस्ट रहेगा, ठीक है। लिखो 3C2/8C2 इज इक्वल टू 3 इंटू 2/8 इंटू 7। नेक्स्ट लिखो PR2 इज इक्वल टू 5C2/8C2 इज इक्वल टू 5 इंटू 4/8 इंटू 7। फिर उसके नीचे PR3 इज इक्वल टू 3C1 इंटू 5C1/8C2, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5/8 इंटू 7। नीचे लिखो अगेन PW/R1 इज इक्वल टू PW/R1 इज इक्वल टू लिखना 7C1 इंटू 3C1/10C2 इज इक्वल टू 2 इंटू 7 इंटू 3/10 इंटू 9। उसके नीचे PW/R2 इज इक्वल टू 5C1 इंटू 5C1/10C2 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 5/10 इंटू 9। नेक्स्ट PW/R3 इज इक्वल टू 4C1 इंटू 6C1/10C2 इज इक्वल टू 2 इंटू 4 इंटू 6/10 इंटू 9, ठीक है। नीचे लिखो नाउ PW इज इक्वल टू लिखना PR1 इंटू PW/R1 प्लस PR2 इंटू PW/R2 प्लस PR3 इंटू PW/R3। वैल्यू घर पे बिठा लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखो, वो किया हुआ है हम लोग का शायद, बेस थ्योरम के एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन यही था। फिर सीधा एकदम नीचे आ जाओ, लास्ट का 2 क्वेश्चन बचा हुआ है। नंबर 11 पढ़ो, हुआ पढ़ना, बेस तो है वो तो पक्का है। देखो इस क्वेश्चन को डिस्कस करने के पहले एक ना नॉर्मल सिचुएशन पहले डिस्कस करो। सपोज करो कि मैं और आप लोग में से कोई एक बंदा उठ के हम लोग एक बिजनेस करेंगे, जिस बिजनेस में प्रॉफिट होगा, बिजनेस का प्रॉफिट होगा 10,000, ठीक है। इसमें से मेरा प्रॉफिट, माई प्रॉफिट 10%, और ये माई मतलब ये मैं हूं, ठीक है। और मैं आपको कहूंगा कि मेरे प्रॉफिट में से मैं
जो भी मेरे साथ काम करेगा उसको 10% दूंगा, मेरे प्रॉफिट में से 10%। ये बिजनेस का टोटल प्रॉफिट था, इसमें से हमको मिलने वाला है 10%, और जो हमको मिलने वाला है उसमें से मैं दूंगा 10%। ठीक है, क्या सिचुएशन होगा, हमको कितना मिलेगा, 1000 रुपये, हमको मिल गया 1000 रुपये, और जो बंदा मेरे साथ काम करेगा उसको 100 रुपये। ये समझ में आ रहा ना आपको, ये हो क्या रहा है, पहले हुआ 10% ऑफ दिस और फिर 10% ऑफ दिस। क्लियर है, सीधा सीधा 10% नहीं आ रहा, तो ये 10% यहां से नहीं निकल रहा है, ये निकले हुए से निकल रहा है। ये क्लियर है आप लोग को। अब देखो ये जो योगा वाला क्वेश्चन, इसमें हो क्या रहा है, एक कोई नॉर्मल आदमी है, एक ही आदमी है, उसको हार्ट अटैक आएगा, उसका चांस है 40%, और हार्ट अटैक आने का अगर 40 तो नहीं आने का कितना है 60%। नहीं आएगा तो ये केस अपने को डिस्कस ही नहीं करना है, अपने को तो हार्ट अटैक लाना है उसको। अब 40% चांस है कि हार्ट अटैक आना ही चाहिए उसको। ये आने के बाद में दो नाटक खेल सकता है। दो नाटक वो ये खेल सकता है कि वो योगा कर सकता है और या फिर दवाई ले सकता है, मेडिकेशन। ठीक है, अगर वो योगा करेगा तो योगा करने पे जितना चांस पहले हार्ट अटैक आने का था उसमें सब क्या हो जाएगा, कितना परसेंट रिड्यूस होगा, 30% रिड्यूस होगा। एंड दूसरे केस में, दवाई के केस में 25% रिड्यूस होगा। अब यहां पे क्या है कि 30% ये तो क्या है कि रिड्यूस, मतलब ये नेगेटिव है, और बचेगा कितना, 70% चांस अभी भी है कि उसको हार्ट अटैक आ जाएगा पॉजिटिवली, और दवाई लेने पे 25% नेगेटिव चांस है कि अब हार्ट अटैक नहीं आएगा, और 75% अभी भी चांस है कि हार्ट अटैक आ जाएगा। बात आया समझ, ये है इसका फ्लो चार्ट। अब आप सोचो कि आपका W यहाँ क्या होना चाहिए, हार्ट अटैक आया, हार्ट अटैक वॉज देयर, फिर R1 क्या होना चाहिए, द पर्सन डिड योगा, R2 क्या होना चाहिए, द पर्सन टुक मेडिसिन। ठीक है, फिर R1 का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ये 40 का रोल ना थोड़ा बाद में है, 40 का रोल अभी नहीं है, हाफ होगा R1 का प्रोबेबिलिटी, क्योंकि योगा और दवाई में कोई मारा मारी थोड़ी है, योगा भी ले सकते हैं, दवाई भी ले सकते हैं। ठीक है, तो योगा का हाफ यानी कि R1 का हाफ, दवाई का हाफ यानी कि R2 का भी हाफ। ये चीज क्लियर है। फिर W/R1 का मतलब योगा किया और फिर हार्ट अटैक आया। ठीक है, अभी योगा करके हार्ट अटैक आने का प्रोबेबिलिटी सोचो क्या होगा, 70% ऑफ 40%। ठीक है, हाफ इंटू 70% ऑफ 40%, ये एक बात हुआ। एंड दूसरा W/R2 का मीनिंग, दवाई लेके हार्ट अटैक आ गया, तो दवाई लेके हार्ट अटैक आने का प्रोबेबिलिटी 75% ऑफ 40%, क्योंकि 40% चांसेस तो हाफ भी एक रहेगा बाहर। बात आया समझ कि नहीं आया समझ, थोड़ा पूरा लिखा सकते हैं, ये बना लो, काम आएगा ये। फाइनल लिखते समय W/R1 में नहीं आएगा, PR1 का खुद का वैल्यू हाफ है। हाँ, ये वही बात है। वो अगर आदमी ऐसा है कि जन्म लेते उसको हार्ट अटैक आ जाएगा, जरूरी थोड़ी है, पॉपुलेशन ही एक ही आदमी है यहाँ पे, यही तो बात है, पॉपुलेशन नहीं है यहाँ पे, एक ही आदमी है। लिखाऊं, लिखो W इज इक्वल टू, ये देख इंटेलिजेंट, 60 को काटा हुआ है, 60 में चार्ट बना दिए, घर जाके बोले सर ऐसा पढ़ाते हैं सर बदनाम। लिखो W इज इक्वल टू इवेंट दैट person had heart attack, event that person had heart attack, R1 is equal to he did yoga, R2 is equal to he took medicine, R2 is equal to he took medicine। अब नीचे लिखो PR1 इक्वल टू PR2 इज इक्वल टू हाफ, इसमें कोई समस्या नहीं होना चाहिए। फिर PW/R1 इज इक्वल टू 40% नहीं 40 नहीं 70% इंटू 40%, ऑफ का मतलब इंटू ही होता है,
फिर नीचे P W बाई R2 इज इक्वल टू 75% इंटू 40%। अच्छा, इसको ना आंसर तक पहुंचाते हैं हम लोग, ठीक है। लिखो अपने को क्या चाहिए, योगा में इंटरेस्ट है कि योगा में इंटरेस्ट है, वेरी गुड। मतलब R1 से निकालना है हम लोग को। लिखो पी R1 बाई डब्ल्यू इज इक्वल टू पी R1 इंटू पी डब्ल्यू बाई R1 होल थिंग बाय पी R1 इंटू पी डब्ल्यू बाई R1 प्लस पी R2 इंटू पी डब्ल्यू बाई R2। ठीक है, वैल्यू बिठाओ। और वैल्यू बिठा के फटाफट सॉल्विंग शुरू मत करना, बहुत कुछ कॉमन निकल के कटेगा, पहले सबको काटो। हाफ पूरा कट जाएगा, 40% वाला पार्ट भी कट जाएगा। आपको फाइनली मिलेगा 70 बाई 70 प्लस 75। फोर्टीन बाई 29 आना चाहिए फाइनली। चलो बस इसके साथ, अच्छा नहीं, एक क्वेश्चन और बच ही गया। 12 नंबर पढ़ो, ये बेस का लास्ट क्वेश्चन, 12 नंबर। हो गया। ये 12 नंबर थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, ये 2010 में आया था एक बार, ठीक है। इसको ध्यान से सुनना, जो नहीं समझ में आया पूछना। इसमें W का मतलब होगा कि 2 balls drawn are found to be white, ठीक है। R1 का मतलब होगा कि 2 बॉल व्हाइट और 2 डिफरेंट कलर। ध्यान से सोचा रास्ता कैसे बनाएंगे। सिंस बैग के अंदर में 4 बॉल था, उसको अपन ने देखा नहीं, तो हमको मालूम नहीं कि 4 बॉल का रंग कैसा है कैसा नहीं। लेकिन ऐसा है कि निकालते समय जब 2 व्हाइट निकला है, तो कम से कम 2 व्हाइट तो शुरू में रहा ही होगा, तभी 2 व्हाइट निकला है। बगैर उसके 2 व्हाइट निकलता कैसे? तो एक रास्ता पकड़ के चलेंगे कि 2 व्हाइट था और 2 अलग कलर था। ऐसा भी हो सकता है कि 3 व्हाइट एक अलग रहा हो, और ऐसा भी हो सकता है कि चारों व्हाइट रहा हो। यही सारा हमारा रास्ता बनेगा यहाँ पे, ठीक है। एंड बाकी जो डीलिंग करेंगे वो कॉम्बिनेशन से करेंगे, सो दैट कि झमेला नहीं हो, ठीक। लिखो W इज इक्वल टू 2 ड्रॉन बॉल्स आर व्हाइट, 2 ड्रॉन बॉल्स आर व्हाइट। फिर नीचे लिखो R1 इज इक्वल टू द बैग हैज 2 white and 2 different color balls. The bag has 2 white and 2 different color balls. Next लिखो R2 is equal to the bag has 3 white and 1 different color ball, 3 white and 1 different color ball, and R3 the bag has 4 white balls. R3 the bag has 4 white balls, ठीक है। अच्छा, बैग चुनने का कोई प्रेफरेंस है हमारे पास, तो क्या होगा 1/4 1/4 1/4। अच्छा 3 ही केस होना, सॉरी। लिखो P R1 इज इक्वल टू P R2 इज इक्वल टू P R3 इज इक्वल टू 1/3। नेक्स्ट लिखो P W बाई R1। अब इसका ना पहले वर्बल डिस्क्रिप्शन बताऊं। 2 व्हाइट बॉल निकला है फर्स्ट वाले से, या ऐसा कहते हैं कि R1 का डिस्क्रिप्शन क्या देखो, 2 व्हाइट 2 अलग कलर का बॉल था और 2 व्हाइट बॉल निकल गए, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन से अगर इसका प्रोबेबिलिटी निकालना चाहेंगे, टोटल बैग के अंदर में बॉल कितना है 4, आप निकालोगे कितना 2, तो क्या होगा नीचे होगा 4C2 और ऊपर क्या होगा 2C2। लिखो 2C2 बाई 4C2, दिस इज इक्वल टू एक्चुअली 2/12 हो जाएगा। काट के देखो 1/6 बोल, हाँ निकल रहा है। कॉम्बिनेशन नहीं, सीधा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सीधा भी सेम ही आएगा, सीधा करोगे तो क्या होगा 2/4 इंटू वट 1/3, काट के फिर से वही आ रहा है, डिफरेंट नहीं आएगा। सीधा करोगे कॉम्बिनेशन लगाओ, दोनों सेम ही आएगा। फाइनली इसमें निकल के आएगा 1/6 आ रहा है ना। फिर नेक्स्ट लिखो P W बाई R2, इसमें भी नीचे 4C2 और ऊपर 3C2, सो 3 इंटू 2 बाई 4 इंटू 3
कितना आ रहा है, हाफ। और लास्टली P W बाई R3, 4C2 बाई 4C2 1। ठीक है, अब निकालो तो इसका P R3 बाई W, थर्ड वे से चाहिए हम लोग को। फॉर्मूला बैठाओ और वैल्यू बैठा के आंसर बताओ तो कितना आ रहा है। आया 3/5। देखो 1/3 तो सब में से कॉमन लेके कट ही जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसका ना पहले डेफिनेशन लिख लो, लिखो, इट इज अ फंक्शन represented by capital X defined from sample space to real numbers, defined from sample space to real numbers, full stop. It connects every member of sample space with a real number based on its definition, full stop. These numbers will have predefined probability depending on the sample space, and not depending on them, full stop. ठीक है, इसको पढ़ो मत, कुछ देर के लिए कॉपी बंद कर लो। याद करो कि अगर आप एक रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हो 3 कॉइन को उछालने का, तो सैंपल स्पेस क्या आएगा बताओ तो? H H H H H T H T H, फिर एक सेकेंड, हाँ बोलो, T H H, और बोलो T T H T H T H T T एंड ट्रिपल T। यही सिचुएशन होगा। देखो एक मैंने रैंडम एक्सपेरिमेंट किया और मेरे को हाथों हाथ मिल गया सैंपल स्पेस। अब मैं क्या करूंगा, एक ना फंक्शन डिफाइन करूंगा कैपिटल X। ये शुरू होगा कहां से, सैंपल स्पेस, और जाएगा कहां तक, रियल नंबर तक। ठीक है, हर फंक्शन का खुद का डेफिनेशन होता है, इसका भी खुद का कुछ ना कुछ डेफिनेशन अपन देंगे अभी। एंड इसका जो इनपुट होगा वो कौन है, सैंपल स्पेस, और जो आउटपुट होगा वो कौन है, रियल नंबर। अब सपोज करो कि x का डेफिनेशन है इक्वल टू से नंबर ऑफ हेड्स। एक बार ना अपन ऐसे पढ़ेंगे उसको, से x1 ले लेते हैं उसको, ये फंक्शन x1। फिर साइमल्टेनियसली सेम सिचुएशन में मैं x2 डिस्क्राइब करूंगा, सैंपल स्पेस से लेके से रियल नंबर तक, और ये रियल नंबर है। और इस बार x2 बोलूंगा प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ हेड एंड टेल। ठीक है, और अपना मर्जी है, अपन जो चाहे डेफिनेशन दे सकते हैं। ये देने पे आप जरा एक चीज सोचो कि यदि इसके अंदर में मैं पहला कैंडिडेट घुसाऊं
एच एच एच, तो क्या निकलेगा 3 इसके हिसाब से, लेकिन उसके हिसाब से क्या निकलेगा 0। सोचो, नंबर ऑफ हेड एंड नंबर ऑफ टेल का प्रोडक्ट होना चाहिए, इसमें हेड तो 3 है और टेल कितना है 0। वेरी गुड। नेक्स्ट इसके अंदर में यदि मैं दूसरा घुसाता हूं एच एच टी तो 2 निकलेगा। इनफैक्ट एच टी एच घुसाने पे भी वही होगा और एच या टी एच एच घुसाने पे भी वही होगा। नेक्स्ट देखो तो टी टी एच घुसाओ, फिर टी एच टी घुसाओ और एच टी टी घुसाओ, ट्रिपल टी घुसाओ 0। ठीक है, वहां पे आ जाओ। x2 में एच एच टी घुसाओ, रुक जाओ, एच टी एच टी एच एच, सब में 2 आएगा। रुक जाओ एक सेकेंड, x2 में टी टी एच, हाँ इस सेट में भी वही निकलेगा, फिर x2 में टी एच टी और फिर x2 में एच टी टी, सारे केस में 2 आ रहा है। फिर x2 में यदि ट्रिपल टी डाल दोगे 0 आ जाएगा। मतलब ये हुआ बेसिकली कि डू अ रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड आफ्टर डूइंग अ रैंडम एक्सपेरिमेंट डिस्क्राइब एनी फंक्शन फ्रॉम सैंपल स्पेस टू रियल नंबर, then that function will do what? It will connect every member of the sample space with a real number based on its definition. अगर definition मान लो कि number of head होता है तो connectivity इस टाइप का होगा कि ट्रिपल एच कनेक्ट होगा 3 से, लेकिन जैसे ही definition चेंज हो जाएगा हो सकता है कि किसी और नंबर से कनेक्ट हो, और ये किस नंबर से कनेक्ट होगा वो कंप्लीटली डेफिनेशन पे डिपेंड करेगा। अब मान लो कि मैं अगर बोलता कि स्क्वायर ऑफ नंबर ऑफ हेड्स, जब क्या होता है, जब ये ट्रिपल एच किससे कनेक्ट होता 9 से कनेक्ट होता, मैं बोलता क्यूब ऑफ नंबर ऑफ हेड्स, मेरा मर्जी है 27, मैं बोलता कि पावर 4 81, ठीक है, मैं बोलता कि डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ हेड एंड टेल 3 होता, जनरली पॉजिटिव लेके चलते हैं। आप समझ पा रहे हो, पहले एक रैंडम एक्सपेरिमेंट, उसके बाद में हाथों हाथ मिला एक सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस को देख के अपने मनमर्जी से एक फंक्शन डिस्क्राइब कर दो। फंक्शन का इनपुट जो घुसाओगे आप अंदर, डोमेन हो जाएगा आपके लिए सैंपल स्पेस, और आपके फंक्शन के डेफिनेशन पर डिपेंड करके सैंपल स्पेस का एक एक मेंबर एक एक रियल नंबर से कनेक्ट हो जाएगा, इसलिए कोडोमेन हो जाएगा रियल नंबर एंड इट्स अ काइंड ऑफ फंक्शन। और यहाँ पे खास बात क्या है कि ये फंक्शन चीजों को जिस नंबर से रिलेट करेगा उन नंबर का एक प्री डिफाइंड प्रोबेबिलिटी है, एंड वो प्रोबेबिलिटी सैंपल स्पेस से आएगा। सोचो कैसे, देखो ये जो 3 है, मतलब आपका रैंडम वेरिएबल यहाँ पे 3 लेगा अपना वैल्यू, उसके सपोर्ट में कितना आदमी है? सिर्फ एक आदमी। सैंपल स्पेस में टोटल कितना आदमी है? 8 आदमी है। तो क्या मैं ऐसा कहूं कि इस रैंडम वेरिएबल का ये वाले डेफिनेशन के हिसाब से आंसर 3 आएगा, उसका प्रोबेबिलिटी है 1/8, क्योंकि 3 के सपोर्ट में एक ही आदमी है, और वो जो 1/8 आ रहा है उस 1/8 का 3 से कोई रिलेशन थोड़ी है, वो तो सैंपल स्पेस के हेल्प से आ रहा है। फिर आप सोचो कि इस सिचुएशन में ये रैंडम वेरिएबल वैल्यू लेगा 2, इसके सपोर्ट में कितना आदमी है? 3 आदमी है, तो 2 का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? 3/8। फिर से मेरा एक क्वेश्चन कि ये 3/8 का 2 से कोई लिंक थोड़ी है, 2 से तो वो इंडिपेंडेंट है, वो तो कहां से आ रहा है? सैंपल स्पेस से आ रहा है। बात आया समझ? फिर से नेक्स्ट देखो, 1 का प्रोबेबिलिटी 3/8, 0 का प्रोबेबिलिटी 1/8, एंड डेफिनेशन चेंज करने में पूरा हुलिया ही चेंज हो जाएगा। अब तो ये 3 कभी लेगा ही नहीं। 0 का प्रोबेबिलिटी 2/8, भाई ये भी सपोर्ट में है, ये भी सपोर्ट में है। 2 का प्रोबेबिलिटी 6/8, और बाकी कोई नंबर वो ले ही नहीं रहा। आया बात समझ कि नहीं आया समझ? इसी चीज को हम लोग कहते हैं रैंडम वेरिएबल। और यहाँ पे होता क्या है कि हर बार एक्चुअली इतना डिटेल में घुस घुस के देखेंगे नहीं हम लोग कि कौन सा मेंबर क्या ले रहा है क्या नहीं ले रहा है, हम ना दिमागी रूप से खेलेंगे। जैसे बोल दिया कि रैंडम एक्सपेरिमेंट है 3 कॉइन का उछलना, फिर बोला कि रैंडम वेरिएबल का नाम है नंबर ऑफ हेड्स, तो आप सोचो कि 3 सिक्का उछलने पे हेड कितना कितना आ सकता है। ये तो 0 हेड, ये तो 1 हेड, ये तो 2 हेड, ये 3 हेड। तो हम ऐसे हवा में बोल देंगे कि क्लियरली कैपिटल X = 0 हो सकता है, कॉमा 1 हो सकता है, कॉमा 2 हो सकता है, कॉमा 3 हो सकता है। मान लो कि मैं 3 डाइस फेंकूं
एंड मैं बोलूं कि रैंडम वेरिएबल का मतलब है नंबर ऑफ 6, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज दैट माय रैंडम वेरिएबल कैन टेक? 1 2 3, बस 3 डाइस उछल रहा हूं, मैक्सिमम 3 6 आ सकता है, मिनिमम 0 6। मान लो कि एक ताश का पूरा सेट है, उसमें से 3 पत्ता निकाल रहा हूं, ठीक है। रैंडम वेरिएबल का मतलब है लाल पत्ता निकलना, 0 1 2 3, बात खत्म। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? एक काम आप करेंगे, काम करने के बाद में आप आराम से एक कोई डेफिनेशन देके छोड़ देंगे। डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ के काम से रिलेट करके आपको सोचना है कि व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज दैट योर रैंडम वेरिएबल कैन टेक। इन जनरली कोई बहुत ही घटिया चीज नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल जैसे एक मजाक अगर मैं आपके साथ में करूं कि 2 डाइस उछालो एंड 2 डाइस उछालने के बाद में, ध्यान देना, 2 डाइस उछालने के बाद में रैंडम वेरिएबल का मतलब है सम ऑफ द नंबर्स अपेयरिंग ऑन द 2 डाइस। 1 नहीं आएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 नहीं आएगा, 12 में रुक जाएगा। मजाक और भयानक होता अगर मैं बोलता कि प्रोडक्ट लेकिन नहीं बोलूंगा, नहीं मैं ऐसा बोला नहीं जाएगा। मतलब जो भी रैंडम वेरिएबल आपको दिया जाएगा ना, बिना सैंपल स्पेस को ढंग से लिखे आप मन में इमेजिन कर पाएंगे कि रैंडम वेरिएबल क्या क्या वैल्यू ले पाएगा। बात समझ में आया आपको? हर हमेशा एक रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा एंड उसके बाद में एक गंदा सा डेफिनेशन होगा। डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ना और सोचना कि अगर सही में ये एक्सपेरिमेंट करें तो इस डेफिनेशन के तहत कैपिटल एक्स को क्या क्या नंबर मिल सकता है। आया समझ कि नहीं आया समझ? थोड़ा आया, पूरा आया, मजाक नहीं कर रहे हो। आओ अब फिर क्या होता है कि ये सब कुछ जब हो गया तो अपन एक टेबल बनाते हैं। मान लो कि कैपिटल X1 का टेबल है। X1 खुद क्या क्या ले सकता है इस सिचुएशन में वो देख लो आप लोग। तो वो ले सकता है 0 1 2 और 3। यहां पे ये X1, फिर यहां लिखेंगे स्मॉल pi, ठीक है। स्मॉल pi मतलब 0 का प्रोबेबिलिटी 1/8, 1 का प्रोबेबिलिटी 3/8, 2 का प्रोबेबिलिटी 3/8, 3 का प्रोबेबिलिटी 1/8। अब ये जो डब्बा आप बनाए ना रैंडम वेरिएबल कैपिटल X1 के लिए, इसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। कि इस रैंडम वेरिएबल का ये वैल्यू हो सकता है और इन वैल्यू का ये रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज है, इसे वो कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। आया समझ के नहीं आया समझ? इसका टेबल अगर मैं बनाता तो उसमें कितना कॉलम होता? 2 ही होता, 0 और 2। 0 का प्रोबेबिलिटी 2/8 एंड 2 का प्रोबेबिलिटी 6/8। अच्छा, इस टेबल का ना एक खास बात है। खास बात ये कि इस प्रोबेबिलिटी का वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसका वैल्यू लेकिन नेगेटिव हो सकता है। 0 1 2 3 4 जो है, मतलब रैंडम वेरिएबल खुद क्या वैल्यू लेगा वो तो डेफिनेशन पे डिपेंड करता है। मैं अगर बोलूं कि नेगेटिव ऑफ नंबर ऑफ हेड्स तो सारा नेगेटिव हो जाएगा ऑटोमेटिकली। बात आ रहा है समझ? तो इसका वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन जहां प्रोबेबिलिटी भरे हो उसका वैल्यू हमेशा कितना होना चाहिए, मतलब कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। और खास बात कि सबको जोड़ के हमेशा 1 आना चाहिए। बात आया समझ? रैंडमली कभी भी आपको अगर टेबल दिखा दिया गया कि देखो ये टेबल है, तुम बताओ कि ये डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो आपको यही 2 चीज चेक करना है। पहला कि एवरीबॉडी इज पॉजिटिव और नॉट, एंड सम ऑफ ऑल शुड बी इक्वल टू 1। क्लियर है? कोई डाउट यहां तक में? इसके बाद में 3 मजाकिया चीज होता है, मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। छोटा छोटा बात है, आराम से पढ़ लेंगे। मीन का एक दूसरा नाम भी है एक्सपेक्टेशन, रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल म्यू से, ठीक है। और इसको निकालने का तरीका होता है समेशन xi इंटू पी। अब ये समेशन xi पी कोई बहुत भारी काम नहीं है। ये हो गया आपका x और ये हो गया आपका p, मल्टीप्लाई 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 मल्टीप्लाई, सबको जोड़ दो। बात आया समझ? मान लो कि यहां से यदि मैं आपसे मीन पूछूं तो क्या बोलोगे? 0 + 3/8 + 6/8 + 3/8, और जोड़ के जो आएगा वो मीन है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके वेरिएंस। वेरिएंस का सिंबल होता है ऐसा, सिग्मा बोलते हैं इसको, स्क्वायर चढ़ा के, ठीक है। इसका एक सिंबल ऐसा भी होता है कि EX का स्क्वायर माइनस EX का होल स्क्वायर, और यही एक्चुअली एक्सपेक्टेशन का भी सिंबल है। इन सबको देख के घबराना मत, ये सिर्फ सिंबल है। और इसको एक्चुअली कैलकुलेट करने का तरीका है समेशन xi स्क्वायर pi माइनस म्यू स्क्वायर। कोई खास बात नहीं, मैं बताता हूं। मीन के टाइम पे तो बस मल्टीप्लाई कर करके जोड़ना था, और वेरिएंस के टाइम पे क्या होगा कि पहले ऊपर वाला सब का स्क्वायर कर लो,
0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, फिर एक बार मल्टीप्लाई कर दो सबको प्रोबेबिलिटी के साथ में। और प्रोबेबिलिटी को कभी छेड़ते नहीं, जो भी छेड़खानी होना है वो बस रैंडम वेरिएबल के वैल्यू के साथ में ही होता है। फिर सबको मल्टीप्लाई कर करके ऐड कर लो, माइनस जो भी पिछले बार में मीन आया था उसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो। बात आया समझ? और आखिरी चीज स्टैंडर्ड डेविएशन, वो तो बहुत ही सिंपल है। एस डी इज इक्वल टू, सिंबल ऐसा होता है इसका मतलब होता है कि रूट ओवर वेरिएंस। बस जो भी वेरिएंस का वैल्यू आया था उसका रूट चढ़ा दो। क्लियर है? हाँ, कभी भी अगर सवाल में मजाक करने का मन हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा जाएगा। तो अगला कुछ पूछा भी नहीं और कुछ छोड़ा भी नहीं। समझ में आया? अब इसका जो क्वेश्चंस होता है वो बताने लायक होता ही नहीं, फिर भी बताऊंगा, टेंशन वाला बात नहीं है। हर क्वेश्चन में एक प्यारा सा रैंडम एक्सपेरिमेंट, प्यारे से रैंडम एक्सपेरिमेंट को देख के मनगढ़ंत सोचना है कि वो क्या क्या वैल्यू ले सकता है, और जैसी वैल्यू समझ में आ जाए हाथों हाथ लग जाओ टेबल क्रिएट करने में। टेबल क्रिएट एक बार जब हो गया उसके बाद में बस वो 3 चीज पूछा जाएगा और कुछ नहीं। और कभी कभार ऐसा मजाक होता है कि ये टेबल को देखिए, बताइए ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है कि नहीं, तो उस टाइम पे बस 2 ही चीज चेक करना है। पहला, सब पॉजिटिव 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 हो, दूसरा सबको जोड़ के 1 आ जाए। यदि ऐसा हो रहा है तो टेबल हो सकता है, नहीं हो रहा है तो टेबल नहीं हो सकता। क्लियर है कि क्लियर नहीं है? थोड़ा है कि पूरा है? दूसरा खास बात फिर बतलाते हैं, देखो ये जो इतना बड़ा नौटंकी किए, ये सबको डाल डाल के दिखाया है, ये सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेनेटरी पर्पज से है। लेकिन जब सवाल आएगा तो ये सब नाटक नहीं करेंगे। सवाल में ढंग से रैंडम एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, रैंडम वेरिएबल पढ़ेंगे और दिमाग लगाएंगे कि रैंडम वेरिएबल क्या क्या ले सकता है, और सीधा लिखेंगे क्लियरली कैपिटल X इक्वल टू दिस कॉमा दिस कॉमा दिस कॉमा दिस। कभी भी पूरा प्रकांड नाटक करके नहीं दिखाएंगे, नहीं तो बर्बादी छा जाएगा। समझ में आया? बढ़ सकते हैं आगे। एक बार आप पढ़िए अब डेफिनेशन को जो मैंने लिखाया है। एकदम अच्छे से पढ़ो, और किसी भी शब्द में डाउट हो तो पूछना। इसका काम, अरे बहुत भयानक काम है, आप सोच भी नहीं सकते इतना डेंजरस काम है। प्रोबेबिलिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये वाला का, ये आपके लेवल पे आपको समझ में नहीं आया इसका क्या काम है, लेकिन काम बहुत डेंजरस है, काम है, काम खतरनाक है। ठीक है, अंग्रेजी बढ़िया था उसका। अब लिखो एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में ये पहला वाला पूरा लिखा देता हूं, और फिर उसी से डिस्ट्रीब्यूशन टेबल वगैरह का बात कर लेंगे। लिखो, लेट रैंडम एक्सपेरिमेंट इक्वल टू टॉसिंग ऑफ 3 कॉइन्स। लेट रैंडम एक्सपेरिमेंट इक्वल टू टॉसिंग ऑफ 3 कॉइन्स। और देखो, रैंडम एक्सपेरिमेंट अलग चीज होता है और रैंडम वेरिएबल अलग चीज होता है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट एकदम शुरुआती बात है, वेरिएबल तो आज ही पढ़े हैं। नीचे लिखो, देयरफॉर सैंपल स्पेस इक्वल टू, सैंपल स्पेस इक्वल टू, ये बोर्ड से छाप लीजिए, हो गया? अब हुआ? लिखो, नाउ लेट कैपिटल X1 मत देना आप लोग, हाँ, कैपिटल X फ्रॉम SS तीर रियल नंबर बी अ फंक्शन defined from sample space to real number, defined from sample space to real number, given by capital X equal to number of heads, given by capital X equal to number of heads, full stop. Then capital X is a random variable, capital X is a random variable, full stop. एक बार ना मेरी तरफ देखो, एक सिंपल क्वेश्चन है, कोई एक रैंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड
कितना रैंडम वेरिएबल हो सकता है? इनफाइनाइट। ये बात हमेशा याद रखना, जो मर्जी डिस्क्राइब कर सकते हो, स्क्वायर, क्यूब, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, जैसे चाहो करो। ठीक है, आगे बढ़ो, लिखो नाउ कैपिटल एक्स ब्रैकेट के अंदर में ट्रिपल एच इज इक्वल टू 3। नीचे लिखना x ब्रैकेट के अंदर में एच टी इज इक्वल टू x ब्रैकेट के अंदर में एच टी एच इज इक्वल टू x ब्रैकेट के अंदर में टी एच इज इक्वल टू 2। उसके नीचे x टी टी एच इक्वल टू x टी एच टी इज इक्वल टू x एच टी टी इज इक्वल टू 1। और एकदम नीचे x ट्रिपल टी इज इक्वल टू 0, x ट्रिपल टी इक्वल टू 0। नीचे लिखो हियर we can clearly see the random variable x is taking values 0, 1, 2। also अच्छा 0, 1, 2, 3 also अच्छा यहां देखो P के अंदर में ना, जैसे सपोज करो कि x का वैल्यू 0 हो रहा है, तो कभी भी P के अंदर में डायरेक्टली हम लोग 0 नहीं लिखते, इससे मतलब कुछ और ही हो जाता है। यहां लिखा जाता है P ऑफ x इक्वल टू 0 एंड उसका वैल्यू हम लोग बोलेंगे 1/8। ये चीज समझ में आया कि रैंडम वेरिएबल 0 लेगा, इस बात का प्रोबेबिलिटी कितना है? 1/8। लिखो ऑल्सो P कैपिटल X इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 1/8। नीचे P कैपिटल X इक्वल टू 1 क्या होगा? 3/8। फिर नीचे P कैपिटल X इक्वल टू 2 3/8 एंड P कैपिटल X इक्वल टू 3 इक्वल टू 1/8। नीचे लिखूं मेकिंग अ टेबल फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज या फॉर दीज वैल्यूज, मेकिंग अ टेबल फॉर दीज वैल्यूज we get ये वाला लिखूं x और नीचे वाला pi। पूरा टेबल जैसा बना लो और नीचे लिखना दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी distribution table. This is called probability distribution table. It has two properties. Number one, नीचे लिखना every pi must be positive. Every pi must be positive. Every pi must be positive. And number two, every pi must be positive and sum of all the probabilities that is summation pi, ऐसे summation pi equal to 1, that is summation pi equal to 1। नीचे लिखो again there are three things to be studied। नीचे लिखो रोमन वन लिखना मीन स्लैश एक्सपेक्टेशन। तीर बनाओ, लिखो म्यू, ये वाला सिंबल। फिर तीर बनाओ, लिखो ई ब्रैकेट में x। इन सब का मतलब एक्सपेक्टेशन है, म्यू बोले EX बोले सबका मीनिंग एक ही है। ठीक है, दिस इज इक्वल टू समेशन xi pi। ठीक है, अच्छा नीचे में लिखो म्यू इक्वल टू, इसके नीचे म्यू इक्वल टू, अब इस टेबल के लिए म्यू निकाल लो, लिखो म्यू इक्वल टू 0 इंटू 1/8 प्लस 1 इंटू 3/8
प्लस 2 इंटू 3/8 प्लस 3 इंटू 1/8, दिस इज इक्वल टू 0, कितना है 3/2, ठीक। नेक्स्ट लिखो नंबर 2, ये था मीन, मीन के नीचे लिखो वेरिएंस, वेरिएंस तीर बनाओ और ये सिंबल लगाओ सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ई ब्रैकेट के अंदर में एक्स स्क्वायर, ई मतलब कैपिटल स्मॉल नहीं, ई ब्रैकेट के अंदर में एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू समेशन xi स्क्वायर इंटू पी आई माइनस म्यू स्क्वायर, माइनस म्यू स्क्वायर, ठीक है। नीचे लिखो वेरिएंस इक्वल टू, मतलब उस टेबल के लिए बनाएंगे, वेरिएंस इक्वल टू, ध्यान से लिखना 0 इंटू 1/8 प्लस 1 इंटू 3/8 प्लस 4 इंटू 3/8 प्लस 9 इंटू 1/8 माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। ये समझ में आया आप लोग को? एक बार बोर्ड पर देखो, सब में ऊपर वाला का स्क्वायर कर करके पहले मल्टीप्लाई कर दिया और जो पिछले बार मीन निकाल के रखा हुआ था उसका स्क्वायर फाइनल से सबट्रैक्ट कर दिया, यही तरीका है इसको करने का। नेक्स्ट रहने दो, उसको रहने दो, कोई बात नहीं। नेक्स्ट लिखो वेरिएंस, वेरिएंस वेरिएंस नहीं, वेरिएंस तो हो ही गया, क्या लिखोगे स्टैंडर्ड डेविएशन, 3 नंबर पे लिखो स्टैंडर्ड डेविएशन, इसमें लिखो इक्वल टू सिग्मा, इक्वल टू सिग्मा एंड इज इक्वल टू रूट ओवर वेरिएंस, रूट ओवर वेरिएंस। अब पिछले बार कितना आंसर आया था देखो तो 3/, ठीक, तो वेरिएंस इक्वल टू 3/4, ये रूट 3/2 हो जाएगा। चलो अब 2 मिनट मेरे तरफ देखो, समझ में आया ये पूरा का पूरा कहानी आप लोग को? कोई डाउट है कहीं पर भी? खोल लो एनसीईआरटी, अब बस तेजी से बहुत सारे एग्जाम्पल है वही देखना है। सबसे पहले आ जाओ पेज नंबर 561, एग्जाम्पल नंबर 24, 561 एग्जाम्पल नंबर 24। देखो फटाफट देखो, पढ़ना हुआ? एक्सपेरिमेंट क्या है ये बताओ? 2 कार्ड निकालना, फिर रैंडम वेरिएबल क्या है? नंबर ऑफ एस, 2 कार्ड निकाल के नंबर ऑफ एस क्या होगा? तो यदि रैंडम एक्सपेरिमेंट है 2 कार्ड निकाला और नंबर ऑफ एस है रैंडम वेरिएबल, तो रैंडम वेरिएबल का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट हमको इंटरेस्ट है पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 में, कि 0 डालने पे क्या आएगा क्या नहीं आएगा, है ना। पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 का वर्बल मीनिंग क्या होगा? कि 2 कार्ड निकाला और एक भी ए से नहीं निकला। क्लियर है ये चीज? अब अगर 2 कार्ड निकाला एक भी ए से नहीं निकला, आप चाहो तो कॉम्बिनेशन से भी कर सकते हो, डायरेक्टली भी कर सकते हो। पहले ना कॉम्बिनेशन से ही सोच लेते हैं। डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए? 52c2 एंड न्यूमरेटर में क्या आना चाहिए? 48c2। सॉल्व करने पे क्या आएगा? 48 इंटू 47 बाई 52 इंटू 51। चेक कर लो, और डायरेक्टली करोगे तो भी वही आएगा, 48 बाई 52 इंटू 47 बाई 51। समझ? ओहो, फंसा दिया ना। हाँ, कॉम्बिनेशन नहीं लगेगा, चलो ठीक है कोई बात नहीं। 48 बाई 52 इंटू 48 बाई 52, समझ में आ गया? अरे ठीक है, अरे अभी भी तो बोला विद रिप्लेसमेंट है, क्या हो गया? नेक्स्ट पी एक्स इक्वल टू 1, इस बार कितना एस चाहिए? एक। कॉम्बिनेशन लगा नहीं पाएंगे तो बर्बाद है, केस बनाना पड़ेगा। एस नॉन एस प्लस नॉन एस एस, एस नॉन एस का प्रोबेबिलिटी बताओ। 4 बाई 52 इंटू 48 बाई 52 इंटू 2 कर लो, बात तो एक ही पड़ेगा। देख लो अच्छे से, देखो वही हुआ है ना। और आखिरी है x इक्वल टू 2, यानी कि
दोनों ए सी चाहिए, क्या होगा 4/52 इंटू 4/52। समझ में आ गया। और नीचे देखो टेबल बनाया हुआ सुंदर सा, नहीं आया समझ, हो गया ना। डाउट है तो पूछ लो, है ठीक। कम टू पेज नंबर 564। देखो मैक्सिमम क्वेश्चन हवा में ही होगा, ठीक है। सो प्लीज आप लोग कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना, लिखाने का बहुत कम है इसके अंदर। 564 हो गया। एक्सपेरिमेंट क्या है, 2 डाइस फेंका गया है और किसका मीन चाहिए, सम ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस। तो जिसका मीन चाहिए वही रैंडम वेरिएबल है, क्योंकि रैंडम वेरिएबल का ही मीन हो सकता है। अब यहाँ पे क्या है कि बहुत प्रकांड एकदम बात सब लिखा है, इतना लिखना नहीं है हम लोग को लिखना है कि क्लियरली कैपिटल X इक्वल टू 2, 3, 4। इंटेलिजेंट है आप लोग, मुझे मालूम है 12 तक। अब देखो 2 के सपोर्ट में कितना मेंबर है, 1। 3 के सपोर्ट में, और ये ना बढ़ता जाएगा 7 तक, और 7 के अंदर फिर से कमना स्टार्ट कर देगा, और 12 के सपोर्ट में फिर से एक ही मेंबर होगा। क्लियर है। जरा बगल वाले पेज पे डब्बा देखिए, 2 का देखिए प्रोबेबिलिटी कितना दिया हुआ है, 1/36, फिर 3 का 2/36 एंड सो ऑन, ये चलता गया 7 पे बढ़ा, और 7 पे कितना हो गया 6/36, फिर कमता गया, और फिर से 12 पे 1/36। टेबल बन गया। अब मीन निकालना हम लोग को आता है, एकदम मल्टीप्लाई कीजिए, जोड़ दीजिए सबको, हो जाएगा ना। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था। नेक्स्ट पेज नंबर 567। एग्जाम्पल नंबर 28। फाइंड द वेरिएंस ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड ऑन वन थ्रो ऑफ एन अनबायस्ड डाई। इससे प्रकांड क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। एक डाइस फेंका, क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, सबका प्रोबेबिलिटी 1/6 1/6 1/6। बाकी आप लोग को आता है। पन्ना पलटिए, डब्बा देखिए, और नीचे के बातों को पढ़िए। मन को अच्छा लगा, हाँ। एग्जाम्पल 29 पढ़ेंगे, मन को और अच्छा लगेगा। पढ़ पढ़ पढ़। ये उस एस जैसा ही है, और इस बार लेकिन कॉम्बिनेशन लग जाएगा। आप लोग अच्छे से स्टडी कर रहे हैं, कुछ अगर मेरे से पूछने लायक हो तो पूछें। ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल डिस्कस करूंगी, हो जाएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट पीछे आ जाओ थोड़ा सा। ये एग्जाम्पल थोड़ा मतलब लैंग्वेज में खराब है। पेज नंबर 561। एग्जाम्पल नंबर 25। एक ही लाइन का क्वेश्चन है, और वैसे स्टार मार्क कर लो, ये आता बहुत एग्जाम में। हो गया। बात करें, अच्छा एक बात बताओ, इसमें एक डाइस फेंक रहे हो कि पेयर ऑफ डाइस फेंक रहे हो, कितने बार, देखना देख। पेयर ऑफ डाइस 3 बार ना, एक डाइस के नजर से अगर देखोगे तो 6 बार फेंक रहे हो, बट एक्चुअल में एक के नजर से देखो ही मत, उससे कचरा हो जाएगा। 2 के नजर से देखो। आप एक पेयर है आपके पास, एक बार फेंकोगे, फिर उठा लोगे, फिर फेंकोगे, फिर उठा लोगे, फिर फेंकोगे। मतलब आप एक डाइस से काम ही नहीं कर रहे, आपके हाथ में एक साथ में 2 डाइस रहेगा। ये क्लियर है, पढ़ लो। क्योंकि डाइस को सिंगल सिंगल नहीं फेंकना है, पेयर में फेंकना है। वो बात बाद में करेंगे, पहले मन को ये संतुष्टि दो कि पेयर ऑफ डाइस फेंक रहे हैं 3 बार। वो ढंग का लग रहा है, क्या कर रहा है, समझ में आ रहा है ना। किताब अपना लाया नहीं है, ये ऊपर से दिमाग भी लगा रहा है। रुक जा। पढ़ना हुआ, क्लियर है आप लोग, क्या फेंक रहे हैं हमको बताओ तो।
पेयर ऑफ डाइस कितने बार? 3 बार। पेयर ऑफ डाइस फेंकने पे डबलेट का मतलब क्या होता है? दोनों आदमी सेम नंबर शो करें और 3 पेयर ऑफ डाइस अगर आप फेंक रहे हैं तो व्हाट आर द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ डबलेट दैट यू कैन गेट? 3 मैक्सिमम एंड 0 मिनिमम। और इसमें ना सिंस डबलेट खोज रहे हैं इसीलिए सिंगल डाइस का एनालिसिस आपके काम ही नहीं आएगा, आप हमेशा जोड़े में ही देखेंगे हर चीज को। बात समझ में आया? सो कैपिटल एक्स का मतलब होगा नंबर ऑफ डबलेट ऑब्टेन, और डबलेट का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? 0 1 2 3। सेटिस्फाइड है? 4 नहीं आएगा, 3 मैक्स। समझ में आ रहा है? अब ध्यान से एक चीज सोचो, एक जोड़ा फेंकने पे जो डबलेट आना या नहीं आना है उसका प्रोबेबिलिटी फिक्स है कि चेंज होगा? फिक्स है, ठीक है। डबलेट का प्रोबेबिलिटी 6/36, काट पिटाए कितना आ जाएगा? 1/6। और डबलेट नहीं आने का प्रोबेबिलिटी 5/6। इस चीज से भी खुश हैं आप लोग? कोई दिक्कत नहीं हो रहा? आप लोग ना प्लीज किताब का सोल्यूशन मत देखिएगा, जो मैं कह रहा हूं उसको एकदम ध्यान से सोचिएगा। दोबारा पूछते हैं, आप काम क्या कर रहे हैं? पेयर ऑफ डाइस को फेंक रहे हैं। कितने पेयर को फेंक रहे हैं? 3 को। और इंटरेस्ट क्या चीज में है? डबलेट आया कि नहीं आया ये जानने में। कितना मिनिमम डबलेट आ सकता है? 0। और मैक्सिमम 3। ये समझ में आ रहा है? ओके। अब एक बार जोड़ा फेंकने पे जो डबलेट आएगा या नहीं आएगा इसका प्रोबेबिलिटी फिक्स है कि चेंज होता रहेगा? फिक्स है। आने का प्रोबेबिलिटी कितना है? 1/6। एंड नहीं आने का प्रोबेबिलिटी 5/6। संतुष्ट हैं इस बात से? वेरी गुड। अब आप 3 जोड़ा फेंकेंगे ही हर बार, ये बात भी निश्चित है। Px = 0 का मीनिंग क्या होगा? एक भी डबलेट नहीं आया। मैं अगर कैपिटल डी से डबलेट आने को रिप्रेजेंट करूं तो P ऑफ कैपिटल X = 0 का मेरे लिए मीनिंग होगा P ऑफ D डैश D डैश D डैश। मन में ऐसा सोचो, P ऑफ D डैश इंटरसेक्शन D डैश इंटरसेक्शन D डैश। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? डाइस का केस है इंडिपेंडेंट की मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। इंडिपेंडेंट सीधा टूट जाएगा, क्या मिलेगा बताओ तो? 5/6 का होल क्यूब। आर यू सेटिस्फाइड विद दिस? ठीक है ये वाला। नेक्स्ट सोचो, मैं अगर बोलूं कि P ऑफ X = 1, सोचना ध्यान से। X = 1 मतलब एक डबलेट चाहिए। आप जोड़ा फेंक रहे थे 3 जोड़ा, ठीक है ना? तो क्या क्या केस हो सकता है? पहले पे आया, दूसरे 2 पे नहीं आया, दूसरे पे आया, पहले तीसरे पे नहीं आया, तीसरे पे आया, पहले दूसरे पे नहीं आया। मतलब मैं क्या लिखूंगा? Px = 1 = P ऑफ D डैश D डैश और D डैश D डैश और D डैश D डैश D। समझ में आया? सारा और टूटेगा किसमें? यूनियन से प्लस। और एक एक चीज जो है वो डाइस का केस होने की वजह से इंडिपेंडेंट इवेंट टूट जाएगा। चलो एक का एनालिसिस करते हैं, क्या आएगा? 1/6 5/6 5/6। ऐसा 3 केस होगा, इसीलिए into 3। नहीं समझ में आया? हाँ 1 माइनस, ये एग्जैक्टली 1 है, एटलीस्ट 1 नहीं है। एटलीस्ट 1 में 1 भी चाहिए तो भी ठीक, 2 भी चाहिए तो भी ठीक, 3 भी चाहिए तो भी ठीक। ये तो लेकिन एग्जैक्टली 1 वाला बात कर रहे थे। ठीक है यहां तक? अच्छा नेक्स्ट क्या होगा सोचो? एग्जैक्टली 2, X = 2। उसका लॉजिक क्या होगा? D डैश D डैश D डैश D। नहीं कहा 2 D डैश कैसे होगा? D डैश एक ही होगा। फिर से कहते हैं सुनो, Px = 2 का बात कर रहे हैं, मतलब 2 पे चाहिए 1 पे नहीं चाहिए। कैसे सोचो? D डैश D डैश D डैश D। एक का वैल्यू निकालो, 1/6 1/6 5/6 into 3। 3 केस बराबर सा होगा। और आखिरी वाला X = 3 का D 1/6 1/6 1/6। नहीं आया समझ? क्लियर है 100%? पन्ना पलटो, आंसर देखो। देखो डाउट है कहीं पर भी तो पूछो, फिर से एक्सप्लेन करें, नहीं तो आगे बढ़ सकते हैं। इसके साथ देखो एग्जाम्पल शायद खत्म हो गया सारा, अब एग्जाम्पल कुछ बचा नहीं है। अब हम सीधा कूद जाएं। कुछ है बचा हुआ? 26 में क्या था? अरे 26 फुट रहा था। गुड 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 पढ़िए 26 पढ़िए, अच्छा लगेगा। छब्बीस फेवरेट क्वेश्चन है आप लोग का। क्या चीज? ये नहीं आ सकता है ऐसा 26 से। अरे 26 बहुत इजी है। हो गया? क्वेश्चन समझ में आया? नहीं आया? अरे कोई बात नहीं, टेंशन क्या ले रहा है। क्वेश्चन है, मेरे साथ पढ़ो आप लोग, बोलो लेट x डिनोट द नंबर ऑफ आवर्स
that you study during a randomly selected school day, full stop. The probability that capital X can take the value small x has the following form, where k is some unknown constant. अब वो जो फॉर्म दिया है ना उसको ढंग से पढ़ो. ये ना फंक्शन जैसा है कि 2 से बड़ा हुआ तो ऐसा लेंगे, 3 से छोटा हुआ तो वैसा लेंगे, और टेबल से उसको थोड़ा रिलेट कर रहे हैं. ट्राई करो, नहीं हुआ तो मैं करके दिखा रहा हूं, लेकिन हमको लग रहा है कि इंटेलिजेंट हैं आप लोग, हो जाएगा. रिलेट कर पाए कि नहीं कर पाए? यहां बोर्ड पर देखो, पी एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स इक्वल टू अपने को दिया है 0.1 इफ एक्स इक्वल टू 0, फिर दिया है के एक्स इफ एक्स इक्वल टू 1 और 2, फिर दिया है k इंटू 5 माइनस एक्स इफ एक्स इक्वल टू 3,4 एंड 0 अदरवाइज एक्स इक्वल टू 5, 6 एंड सो ऑन. अब ध्यान से सुनते जाना हुआ क्या है इसमें. जो अपना स्मॉल एक्स है वो मिनिमम वैल्यू क्या ले सकता है? 0. और ये जो मिनिमम वैल्यू है इसका, ये एक्चुअली कैपिटल एक्स इक्वल टू 0 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा. तो यहां लिख लेंगे कैपिटल एक्स और यहां लिख लेंगे पी ऑफ कैपिटल एक्स. ये स्मॉल पी आई से भी लिख सकते हैं. कैपिटल एक्स कैन टेक अ वैल्यू 0 एंड एट दैट टाइम द प्रोबेबिलिटी इज 0.1. काफी स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी है इसका. नेक्स्ट 1 जब लेगा तो कितना आएगा? ये k हो जाएगा, मतलब 1 और यहाँ k आ जाएगा. फिर 2 यहाँ पे 2k, फिर 3 के टाइम पे भी 2k ही होगा, 3 इसमें डाल के देखेंगे. फिर 4 के टाइम पे कितना? सिर्फ k. ठीक है. और 5 ये 5 से आगे सिंस प्रोबेबिलिटी 0 है तो लिख के फायदा नहीं है. जिससे प्रोबेबिलिटी 0 है उसको क्या लिखोगे? बताया समझ? बन गया ये आपका टेबल. अब ये है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. तो प्रॉपर्टी होना चाहिए क्या? हाँ, सबको जोड़ के 1 आना चाहिए. वैसा घटिया काम करोगे तो k निकल जाएगा. और k निकलने का ना, आप देखो रोमन नंबर ए क्या पूछा आपसे, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो आगे आंसर. रोमन नंबर 2 क्या पूछा है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू स्टडी एट लीस्ट 2 आवर. यहां ध्यान से देखना, एट लीस्ट 2 का मतलब है कि कैपिटल एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू 2. इस टाइम पे ये खुलेगा x इक्वल टू 2 प्लस x इक्वल टू 3. अरे कम पे कहे जाओगे, आगे बढ़ोगे. 2, 3 फिर और 4 से ज्यादा वो ले ही नहीं सकता, मतलब 5 में तो प्रोबेबिलिटी 0 हो गया. तो ये हो गया आपके पहले पार्ट का आंसर. नेक्स्ट देखें आप क्या पूछा आपसे, एग्जैक्टली 2, तो मतलब बस x इक्वल टू 2 का वैल्यू पूछा है. नेक्स्ट देखें क्या पूछा है, एटमोस्ट 2. तो एटमोस्ट 2 का मतलब p x लेस देन इक्वल टू 2, यानी कि p x इक्वल टू 0 प्लस p x इक्वल टू 1 प्लस p x इक्वल टू 2. आई होप कि समझ में आया होगा. और जब आपके पास में k आ गया तो टेबल तो पूरा रेडी होगा, खटाखट सारा वैल्यू निकाल लेंगे, सॉल्व हो जाएगा. सोल्यूशन को पढ़ लो एक बार तेजी से. समझ में आया पूरा? आगे बढ़ सकते हैं. आ जाओ एक्सरसाइज पे आ जाओ. क्वेश्चन नंबर 1 फटाफट. इस पूरे एक्सरसाइज में करने लायक सिर्फ 3 ही क्वेश्चन है, वो थोड़ा लेट से आएगा, ये सब तो फर्जी है, फटाफट भाग जाएगा. पढ़ो. नंबर 1 देखो, पहला वाला डिस्ट्रीब्यूशन होगा? हाँ होगा, सब पॉजिटिव भी है, जोड़ के 1 भी आ रहा है. दूसरा वाला एक नेगेटिव दिख गया. फिर तीसरा क्यों? ऐड करके 1 नहीं आ रहा. ठीक है. चौथा ऐड करके 1 नहीं आ रहा होगा शायद. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो. 2 बॉल निकाला जाएगा, लेट x रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स. तो x क्या क्या ले सकते हैं? 0, 1 और 2. और पूछा कि इज इट अ रैंडम वेरिएबल, बोलना यस इट इज अ रैंडम वेरिएबल. और बोले कि शो, अगर ऐसा बोल दिया तो आपको जो मैंने वो घटिया चीज दिखाया था ना कि x के अंदर में एच डालेंगे तो ये होगा, जरा ना ध्यान से सोचिए. ये भी बहुत एक अच्छा चीज है, बता ही देता है यहाँ पे.
इसको फंक्शन क्यों बोला जा रहा है? मतलब रैंडम वेरिएबल मतलब फंक्शन, जो लोग फंक्शन नहीं बन पाएगा वो रैंडम वेरिएबल नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ये फंक्शन बनेगा, ये फंक्शन इसलिए बनेगा क्योंकि जितना भी आप दो दो बॉल का कॉम्बिनेशन उठाएंगे यहां से, एवरीबडी विल बी कनेक्टेड टू अ नंबर। कहने का मतलब है कि सैंपल स्पेस का एक एक मेंबर हर एक कोई डिस्टिंक्ट मेंबर से कनेक्टेड होगा, एंड दैट इज बिकॉज ये फंक्शन बन जाएगा। सपोज करो कि रैंडम वेरिएबल के कोई वैल्यू के लिए ऐसा हो कि एच जो है दो अलग अलग चीज से कनेक्ट हो जाए, तब क्या वो फंक्शन बनेगा? नहीं बनेगा। मतलब हर आदमी यूनिक से कनेक्टेड होना चाहिए। तो यहां के हिसाब से हर मेंबर ऑफ सैंपल स्पेस विल बी कनेक्टेड टू अ यूनिक मेंबर एंड हेंस इट इज अ रैंडम वेरिएबल। बट इतना नाटक लिखने का जरूरत नहीं है, आप पहले बोलना कि x कैन टेक 0, 1, 2 एंड क्लियरली इट इज रैंडम वेरिएबल। क्लियरली थोड़ा बड़ा करके लिखना हालांकि पूछेगा ही नहीं इतना फालतू कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। देखो इसमें कुछ लोग मेरे साथ में झगड़ा भी कर लेते हैं, लेकिन इसमें क्या है, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज हम लोग लेके चलेंगे। आप ना मन में ऐसा सोचो कि 6 सिक्का अगर उछालोगे तो एक्सट्रीम सिचुएशन क्या होगा आपका, कि 6 हेड आ गया और मतलब कुछ नहीं आया टील में, ठीक है। उस टाइम पे 6 - 0 कितना हो जाएगा? 6। अभी यहां से ना अपन नीचे की तरफ मूव ऑन करना शुरू करेंगे। 6 हेड था, 0 टेल था, नेक्स्ट क्या होगा? 1 टेल, तो 5 - 1 नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 2 नेक्स्ट 3 टेल 0 नेक्स्ट 2 हेड 4 टेल। अब आदमी बोलता है सर 2 - 4 कीजिए, लेकिन वैसा नहीं, 4 - 2 ही होगा। एंड इस टाइम पे फिर देखो कि रैंडम वेरिएबल का जो वैल्यू है वो रिपीट होने लग गया। तो डिस्टिंक्ट वैल्यू क्या क्या मिला आपको? 0, 2, 4, 6। सोल्यूशन वाला पन्ना भी कोई एक विद्यार्थी खोल के रखो, देखो यही सोल्यूशन है कि नहीं। पीछे पीछे एनसीईआरटी नहीं खोले कभी पूछ रखा है सोल्यूशन ठीक है। हाँ 6420 सोल्यूशन आप पन्ने में एकदम एक पेन घुसा के रख दो, बीच बीच में रेफरेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेस ऑफ अ कॉइन। ये अपना ग्रैंड एग्जांपल था, पढ़ा के फायदा नहीं है। नंबर 2, नंबर ऑफ टेल्स इन साइमल्टेनियस टॉसेस ऑफ 3 कॉइन्स। ये भी अपना ग्रैंड एग्जांपल था। एक्चुअली ग्रैंड एग्जांपल 3 कॉइन का था अपना, और अपन ने हेड से डील किया था, और ये किससे डील कर रहा है? टेल से, सेम ही बात होगा। और लास्टली नंबर ऑफ हेड्स इन 4 टॉसेस ऑफ अ कॉइन। इसको थोड़ा सा मनगढ़ंत रूप से सोच लेते हैं। कैपिटल एक्स क्या क्या ले सकते हैं बताओ? 0, 1, 2, 3, 4 ना। 0 के टाइम पे प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? 1/4 सिक्का इस बार 16, ठीक है। फिर 4 के टाइम पे कितना होगा? वो भी 1/16, ठीक है। और ये 2, 3 में थोड़ा झोल है 2, 3 को इनफैक्ट एक काम करेंगे, अभी मत पूछो मेरे से, ये 2, 3 जो है ना बर्नौली ट्रायल जब पढ़ाऊंगा तब वापस पीछे आके करेंगे। इसको गोला करके छोड़ दो, इसको नॉर्मल एनालिसिस से बढ़िया कि बर्नौली ट्रायल से कर लो। नेक्स्ट हेडिंग वही है। इसका याद रखना, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 ये पूछना है आप लोगों को मेरे से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में भी जो है ना 5 के पार्ट 1 तो ठीक ही है। कितना आप डाइस फेंक रहे हैं? 2 डाइस फेंक रहे हैं, 4 से बड़ा आ गया तो सक्सेस मिल गया। क्या क्या हो सकता है? 0 सक्सेस, 1 सक्सेस और 2 सक्सेस। ये समझ में आ रहा है? 0 सक्सेस की एक भी 4 से बड़ा नंबर नहीं आया, दोनों छोटा है। 1 सक्सेस मतलब एक बड़ा आया और एक छोटा आया, और 2 सक्सेस मतलब दोनों बड़ा आया। इसका सोल्यूशन है, लिख लो, लिखो कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 5 रोमन नंबर 1। बोलूं? देखो x इक्वल टू नंबर ऑफ सक्सेस, number of success where success means number greater than 4, where success means number greater than 4, ठीक है। नीचे लिखूं क्लियरली x इक्वल टू 0, 1,
2, 0, 1, 2। नीचे लिखूं पी एक्स इक्वल टू 0, पी एक्स इक्वल टू 0 है, बाहर 0 लिख रही है, पी एक्स इक्वल टू 0 इज इक्वल टू, ध्यान से लिखना, 2/6 इंटू 2, नहीं, नंबर ग्रेटर देन 4/6, 4/6 इंटू 4/6। देखो ये समझ में आया कि नहीं आया? सक्सेस का मतलब है 4 से बड़ा नंबर आना, तो फेलियर का मतलब क्या है? 4 या 4 से छोटा नंबर आना। और x इक्वल टू 0 लेने का मतलब कि सक्सेस आपको एक भी नहीं मिला है, मतलब दोनों टॉस में आपको 4 से छोटा नंबर या 4 के बराबर नंबर मिला होगा। पहले टॉस में 4 या 4 से छोटा 4/6, दूसरे टॉस में 4 या 4 से छोटा 4/6। क्लियर है? काट पीट के मल्टीप्लीकेशन भी कर लो, कितना हो रहा है? 4/9। हाँ, इसको याद रखना। नीचे लिखो p x इक्वल टू 1। अब इसमें थोड़ा झमेला है, लिखो 4/6 इंटू 2/6 प्लस, एक बार पूरा लिख ले, इंटू 2 आएगा, प्लस 2/6 इंटू 4/6। ये क्या हुआ? सक्सेस एक मिलना था, तो सक्सेस फिर फेलियर या फेलियर फिर सक्सेस। ठीक, दिस इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ रहा? 4/9। वेरी गुड। नेक्स्ट, पी एक्स इक्वल टू 2, 2/6 इंटू 2/6 कितना आ रहा है? 1/9। देखो सोल्यूशन वाला चार्ट देखो, सेम चार्ट है कि अलग चार्ट है? मैच हो रहा है? अरे हुआ मैच? ठीक है, आ जाओ रोमन नंबर 2 पे आ जाओ। अभी 2 में झगड़ा करेंगे हम लोग। 2 पढ़ो। बेटा 2 पढ़ो, 2। इस एग्जाम का रिलेवेंस नहीं है, जिस एग्जाम का रिलेवेंस है उसके लिए पढ़ा रहे हैं, पढ़ो। सक्सेस कितना कितना हो सकता है? जैसे पिछले बार 4 से बड़ा नंबर आना क्लियर कट सक्सेस था, और 4 या 4 से छोटा नंबर आना क्लियर कट फेलियर था। इस बार सक्सेस का मतलब क्या है? एटलीस्ट 1 पे 6 आए। तो यहां सक्सेस का क्वांटिटी कितना कितना हो सकता है? 0, 1, 2 नहीं होगा। यही खास बात है। पिछले बार आपको बोला गया कि 4 से बड़ा नंबर आ गया, वो सक्सेस हो गया। इस बार बोला कि सक्सेस का मतलब है कि 6 कम से कम एक डाइस पे आए, मतलब अगर एक भी 6 नहीं आया तो वो फेलियर है। एक पे आया दूसरे पे नहीं आया वो सक्सेस है, पहले पे नहीं आया दूसरे पे आया वो भी सक्सेस है, एंड दोनों पे अगर आया तो भी एक ही सक्सेस है। क्योंकि सक्सेस का मतलब ही है कम से कम एक 6 आना। 2 6 आने से आप 2 सक्सेस काउंट नहीं करोगे। इसको पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो आराम से, सक्सेस का डेफिनेशन देखो। एटलीस्ट 1 6 इज डिस्क्राइब्ड एज सक्सेस, और ये जो डिस्क्रिप्शन है ये एक सक्सेस का डिस्क्रिप्शन है। तो एटलीस्ट 1 6 का एक तरीका है कि पहले पे 6 दूसरे पे नॉन 6, पहले पे नॉन 6 दूसरे पे 6, एंड दूसरा एक तरीका कि दोनों 6 भी अगर होता है उसको मैं 2 सक्सेस कैसे मानूं। अगर वैसा होता तो यहां बोलता कि कमिंग ऑफ 6 इज अ सक्सेस। बात आया समझ? तब हम बोलते कि एक सक्सेस मतलब पहले पे आया दूसरे पे नहीं आया, या पहले पे नहीं आया दूसरे पे आया, और 2 सक्सेस मतलब पहले पे भी 6 दूसरे पे भी 6। लेकिन यहां अगला बोला है कि एटलीस्ट 1 6 विल बी अ सक्सेस। ठीक है, लिखो क्लियरली, क्लियरली x इक्वल टू 0, 1। 0 दोनों पे एक भी 6 नहीं आया, 2 बार टॉस किए 6 मिला ही नहीं आपको, तो वो तो पूरा कंप्लीट फेलियर है। लिखो x इक्वल टू 0, 1। नीचे लिखना p x इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 5/6 इंटू 5/6 इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 25/36। रहने दो उसको। नीचे लिखो p x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 इज इक्वल टू, इसको आराम से लिखना, लिखो 5/6 इंटू 1/6 प्लस 1/6 इंटू 5/6 प्लस 1/6
इंटू 1/6, तीनों बात एक ही सक्सेस। ठीक है, अब करो कैलकुलेट, कितना आ रहा है? 11/36, पीछे से मैच करो। ज्यादा समझ में आ रहा है? अरे दो के फायदे हैं, देखो रोज रोज एक ही काम थोड़ी करते हैं, फिर अगले क्लास में रैंडम वेरिएबल टाइम वेस्ट थोड़ा होगा। अब बर्नौली पढ़ेंगे अगले क्लास में, फटाफट कर लो। नेक्स्ट नंबर 6। अच्छा ठीक है, सुनो, इजी इजी क्वेश्चन करा के छोड़ देते हैं, ठीक है। 8 देख लो, 8 तो खुद से हो जाएगा, और जो जो नहीं हो पा रहा भी उनको गोला कर लो, वो सारा नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। 8 देखो, 6 गोला कर लो, 6 थोड़ा डिफिकल्ट है, 6 को बाद में, जहां कहीं भी दिमाग का जरूरत है वो अगले क्लास। 8 में दिमाग नहीं चाहिए, शायद हो जाएगा 8। 9 में भी दिमाग नहीं चाहिए, 9 तो एकदम एग्जैक्टली जैसा किया था वैसा ही है। उसके बाद में 2 2.5 नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अरे रुको बताते हैं। 11 नंबर देखो, 11 में भी दिमाग नहीं चाहिए, कर चुके हैं, ठीक है। और 13 देखो, 13 एग्जाम्पल में हो चुका है, ध्यान से देखो। x डिनोट द सम ऑफ द नंबर्स, 13 को टिक मार दो, ठीक है। ये पूरा स्टैंडर्ड डेविएशन तक लगा लेना इसको। फिर नंबर ऑफ हेड्स इन 3 टॉसेस ऑफ अ फेयर कॉइन, 10 भी शायद खुद से कर पाओगे क्या? ध्यान से पढ़ के देखो, यदि नहीं कर पाओगे तो मैं कराऊंगा, कोई खास बात नहीं। 3 टॉस ऑफ अ कॉइन में नंबर ऑफ हेड्स, और जो टेबल हम लोग बनाए थे वो एग्जाम्पल ही है ये। 10 को टिक मार दो, फिर 11 को टिक मारे कि नहीं? 11 मार लिए, और क्या मार लिए? 13 मार लिए। 12 मत मारना, 12 बहुत ग्रैंड क्वेश्चन है, 12 कराना होगा, ठीक है। तो इसमें कितना बच गया अपना? 1 2 3 4 5 क्वेश्चन बचा हुआ है, ठीक है। चलो आज के लिए इतने।